बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक, आपका चैप्टर नंबर 8 है लॉजिक। आज की वीडियो में इसकी एक्सरसाइज जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग से रिलेटेड नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन इससे मुंसलिक है। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए है, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। असल में हमने थ्योरी में ये पढ़ लिया हुआ है कि इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमारे पास तब आती है कि जब हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस जो है उससे कोई नया फैक्ट जो है वो तजवीज़ करें। दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। इनमें से कौन सी नीचे जो ऑप्शन है वो डिडक्टिव रीजनिंग के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका दुरुस्त जवाब ऑप्शन डी है, ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। अच्छा, डिडक्टिव रीजनिंग के लिए हम पहले से मौजूद जो फैक्ट्स हैं ना, जो तस्लीम है, उनको इस्तेमाल करके तो नतीजा अखज़ करते हैं, उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। तीसरा एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो ऑप्शन सी, 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। क्यू डैश कहते हैं इर्रेशनल नंबर को, यानी 22/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करता। चौथा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ बेस्ट टू रिप्रेजेंट द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट द स्टोव इज़ बर्निंग। चूल्हा जल रहा है, इस स्टेटमेंट की अगर निगेशन की जाए, नेगेटिव बनाया जाए, तो वो कौन सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। तो हम इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ऑप्शन ए को निशान लगा लेंगे, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग, यानी चूल्हा जो है वो नहीं जल रहा। पांचवा एमसीक्यूज है, द कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन। पी और क्यू अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है और उसका अगर कंजंक्शन किया जाए तो वो ट्रू कब होता है। तो कंजंक्शन में ट्रू तब आपके पास रिजल्ट आता है कि जब आपकी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों। तो ऑप्शन बी इसका दुरुस्त जवाब है, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। अगला हमारे पास एमसीक्यूज है, अ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। एक कंडीशनल जो है, मान ले जैसे पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह की हमारे पास एक कंडीशनल है, ये कब नेगेटिव कब फॉल्स होगी। तो ये फॉल्स तब होगी कि जब इसका जो एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट कहते हैं मतलब ये जो एरो है ना, इससे पिछली जो स्टेटमेंट यानी पी है जैसे, तो ये एंटीसीडेंट कहलाता है और ये कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। तो एंटीसीडेंट यानी पी अगर ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट अगर फॉल्स हो तो कंडीशनल जो है ना वो फॉल्स आएगी, यानी जो आंसर आएगा आपका वो फॉल्स आएगा। पी ट्रू है, ये फॉल्स है क्यू, तो इसका जवाब क्या आएगा, फॉल्स। तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी क्यू इम्प्लाइज पी इज। अगर हमने क्यू इम्प्लाइज पी का कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनाना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इसकी जगह चेंज करेंगे। देखिए पी इधर आ जाएगा एरो से पहले और क्यू आगे चला जाएगा। उसके बाद हमने मज़ीद एक काम करना है, वो ये है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कि अगर इनके साथ निगेशन का साइन नहीं है तो वो लगा लेना है, और वो ये साइन होता है जिसको हम नोट पढ़ते हैं। तो ये कौन सी ऑप्शन बनती है, ये ऑप्शन सी बनती है। अगला है, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। तो ये एक स्टेटमेंट है, हमने बताना है कि ये आया क्या है, थ्योरम है, कंजक्चर है या एक्सियम है। तो ये है कंजक्चर बी, और कंजक्चर हमने पढ़ा भी था कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू तो होती है लेकिन प्रूव नहीं की होती, यानी अभी तक साबित नहीं हुई होती, लेकिन ट्रू इसको माना जाता है। नेक्स्ट है, द स्टेटमेंट A straight line can be drawn between 2 points। एक सीधी लाइन जो है वो दो नुक्तों के दरमियान बनाई जा सकती है। ये क्या है, थ्योरम है, कंजक्चर है या एक्सियम है। तो इसका जवाब एक्सियम ऑप्शन सी है। उसकी वजह यह है कि एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसको हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ट्रू होती है। 10वां है एमसीक्यूज, द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 इज़। एक ट्राइंगल के कुल जाविये जो होते हैं वो 180 के बराबर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्स है, थ्योरम है, एक्सियम है, कंडीशनल है। तो इसका जवाब ऑप्शन बी थ्योरम है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ना ये ट्रू भी है और ये प्रूव भी की हुई है हमने, ठीक है। तो ये थ्योरम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग कंडीशनल्स। तो हमें ये नीचे कंडीशनल्स दिए गए, हमने इसके कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है,
नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, ये हमारे पास कंडीशनल दी हुई है। इसकी कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखते हैं। कन्वर्स में हम क्या करते हैं कि सिर्फ इनकी जगह चेंज करते हैं, तो क्यू पहले आ जाएगा और नॉट पी एरो के बाद। इन्वर्स में हमने क्या करना है, इनकी जगह चेंज नहीं करनी, सिर्फ इनके साथ जो नोट का साइन अगर है तो हटा देना है, अगर नहीं है तो लगा देना है। पी के साथ है तो देखिए हटा दिया, और क्यू के साथ नहीं है तो लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि इनकी जगह भी चेंज करते हैं और इनके साथ जो नोट का साइन है वो भी हमने अगर नहीं है तो लगाना है और अगर है तो हटा देना है। तो पहले मैं इन दोनों की जगह चेंज करता हूँ, क्यू इधर आ गया, पी दूसरी तरफ चला गया। अब मैंने पी के साथ क्योंकि नोट का सिंबल था तो वो हटा दिया, और क्यू के साथ क्योंकि नहीं था तो लगा दिया। तो ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव जिसमें दोनों काम करने। नेक्स्ट हमारे पास है क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसका कन्वर्स क्या करेंगे, जगह चेंज कर देंगे, पी पहले आ जाएगा क्यू बाद में। इन्वर्स में क्या करेंगे, जिसके साथ निगेशन नहीं है उसके साथ लगा देंगे नोट का सिंबल, तो दोनों के साथ नहीं है तो मैंने दोनों के साथ लगा दिया। उसके बाद हमारे पास आता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है कि जिसमें आपने दोनों काम करने, आपने इसका इन्वर्स भी, आपने इसका जो है जगह भी चेंज करनी है और नोट का सिंबल भी देखना है कि आया इसके साथ नोट का सिंबल लगना है या नहीं लगना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो पी आ जाएगा और क्यू दूसरी तरफ चला जाएगा, और क्योंकि इन दोनों के साथ निगेशन का सिंबल नहीं है नोट का तो वो मैंने लगा दिया यहाँ पे। तीसरा पार्ट है निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू। तो कन्वर्स में हम क्या करते हैं, जगह चेंज, ये क्यू वाली साइड इधर आ जाएगी एरो से पहले और पी वाली साइड उधर चली जाएगी। इन्वर्स में हम क्या करेंगे, अगर निगेशन है तो हटा देंगे, तो दोनों के साथ निगेशन थी तो दोनों के साथ से हटा दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हम क्या करते हैं कि जो हमने ये निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q है, इसकी पहले तो जगह चेंज करनी है, यानी Q पहले आ जाएगा, P बाद में चला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे अगर इस कंडीशनल में अगर दोनों के साथ नोट का साइन है तो वो हटा देना है, अगर नहीं है तो लगा देना, क्योंकि इन दोनों के साथ है तो दोनों से हटा देना है। अगला हमारे पास सवाल है निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो कन्वर्स में हम जगह चेंज करते हैं, निगेशन ऑफ P इधर आ गया, निगेशन ऑफ Q उधर चला जाएगा। फिर है इन्वर्स में हम क्या करते हैं कि जो निगेशन का साइन है वो हटा देना है अगर है, और अगर नहीं है तो लगा देना है, क्योंकि दोनों के साथ है तो मैंने देखें दोनों के साथ से हटा दिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में हमने क्या करना है कि पहले तो इन दोनों की जगह चेंज करनी है, P इधर आ जाएगा, Q उधर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद चेक करें कि क्या इसके साथ निगेशन का साइन है, अगर है तो हटा दें, नहीं है तो लगा दें, क्योंकि दोनों के साथ है तो दोनों से हटा दिया। तो ये आ जाता है P इम्प्लाइज Q। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट दी ट्रुथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका पहला पार्ट है कि P डिसजंक्शन Q, डिसजंक्शन निगेशन ऑफ Q, और ये जो P डिसजंक्शन Q है इसकी भी निगेशन लेनी है। तो पहले हमने ये देखना है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट्स है, दो ही हैं, एक P और एक Q। तो मैंने यहाँ P और Q लिख लिया। अब आपने ये याद रखना है कि इनके नीचे जो वैल्यूज़ है वो किस तरह लगानी है। देखें जो पहली चीज़ आप लेंगे ना, पहली स्टेटमेंट यानी P, उसके नीचे आपने इस तरह लगाना है 2 ट्रू 2 फॉल्स, और Q के नीचे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो ये मैंने दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यूज़ बना ली है। अब हम ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला काम है ना, पहले ये हल करते हैं। तो ये आ जाता है P डिसजंक्शन Q। तो ये जो डिसजंक्शन का सिंबल है इसको हम और भी पढ़ते हैं, P और Q इस तरह भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल डिसजंक्शन का काम ये है कि इसमें आंसर हमारा फॉल्स तभी आएगा कि जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज़ ट्रू आएगा। तो ये देखें ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा। तो ये P डिसजंक्शन Q हमने ये वाली ब्रैकेट बना ली है। अब इसका हमने निगेशन लेना है। तो ये देखें मैंने इसका निगेशन यानी नेगेटिव नोट जिसको हम कहते हैं वो ले रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जो P डिसजंक्शन Q की वैल्यूज़ आई ना उसका उल्ट कर दें, ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा और फॉल्स जो है वो ट्रू में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो निगेशन ऑफ Q है ना ये तैयार करते हैं। निगेशन ऑफ Q के लिए हम मुझे Q के पास जाना पड़ना है, Q की वैल्यूज़ का उल्ट कर दें, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा और फॉल्स ट्रू में। तो अब मैंने ये भी काम कर लिया और ये वाला काम भी। अब आता हूँ फाइनल टोटल सारा काम करना है मैंने, यानी इस चीज़ का और इस चीज़ का डिसजंक्शन लेना, दरमियान में क्या डिसजंक्शन का साइन है ना, उसके लिए अभी हमने क्या पढ़ा है कि दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा। तो ये देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आ गया,
एक भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स आएगा, एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। तो ये जवाब आ गया हमारे पास फाइनल। नेक्स्ट हमारे पास है निगेशन ऑफ निगेशन क्यू डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी। तो पहले हम पी और क्यू जो स्टेटमेंट है उनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था जैसे पी की हम लिखेंगे 2 ट्रू 2 फॉल्स और क्यू की लिखेंगे 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। तो अब मैंने देखना है कि मुझे सवाल में कौन कौन सी चीज़ दरकार है। तो पहले मैं निगेशन ऑफ क्यू ले लेता हूँ, ये निगेशन ऑफ क्यू आ गया। उसके लिए मुझे क्यू के पास जाना पड़ना है, जो उसकी वैल्यूज़ है उसका उल्ट कर दें। ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब आता है निगेशन ऑफ पी पे। उसके लिए पी के पास जाएंगे, जो पी की वैल्यूज़ है उसका उल्ट कर दें। पहले दोनों ट्रू हैं तो ये दोनों फॉल्स, अगले दोनों फॉल्स हैं तो अगले दोनों निगेशन ऑफ पी में आ जाएंगे, अगले दोनों ट्रू। बहरहाल इन दोनों चीज़ों का निगेशन पी और निगेशन क्यू का मैं डिसजंक्शन लूँगा, ठीक है, जिसको हम और भी पढ़ते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कि अगर दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स आएगा, एक भी ट्रू हुआ तो जवाब ट्रू आएगा। तो ये दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, ट्रू ट्रू, और ये क्योंकि दोनों ट्रू हैं तो इसका जवाब ट्रू आएगा। बहरहाल ये हमारे पास आ गया, ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम चीज़ हमने हल कर ली है। इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है? नोट का। मतलब क्या करना है कि जो इसका जवाब आए ना सारे का, उसका उल्ट कर दें। फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा, ट्रू फॉल्स में बदल जाएगा, और फिर से ट्रू जो है वो फॉल्स में बदल जाएगा। तो ये आंसर आ गया ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तीसरा सवाल है पी डिसजंक्शन क्यू बाई कंडीशनल। ये जो एरो है ना, जिसकी दोनों, ये जो लाइन दोनों तरफ एरो है, इसको हम बाई कंडीशनल पढ़ते हैं। और फिर उसकी दूसरी तरफ है पी कंजंक्शन क्यू। तो सबसे पहले मैं जो लेफ्ट साइड पे लिखा है ना पी डिसजंक्शन क्यू, वो फाइंड आउट करूँगा, फिर कंजंक्शन वाली यानी पी कंजंक्शन क्यू, और फिर उसके बाद बाई कंडीशनल पूरी स्टेटमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। बहरहाल सबसे पहले हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स है पी और क्यू, उसको मैं लिख लूँगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि पी की बारी में 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू की बारी में 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स। अब मैंने निकालना है पी डिसजंक्शन क्यू। तो वो कैसे निकालते हैं देखें। डिसजंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा, और दोनों फॉल्स होंगे तो ही जवाब फॉल्स आएगा। बाकी देखें आप, तीनों ट्रू हैं ऊपर वाले और नीचे वाली फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है पी कंजंक्शन क्यू। कंजंक्शन को हम एंड भी पढ़ते हैं, ठीक है, और इसमें यह है कि जब 2 ट्रू होंगे तो ही आपका जवाब ट्रू होगा, अदरवाइज़ अगर एक भी फॉल्स हुआ तो फॉल्स आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जितनी हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट में अगर हम वैल्यूज चेक करें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आया, बाकी सब में फॉल्स आ रहे हैं। कम से कम एक फॉल्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ जाएंगे तब भी फॉल्स ही रहेगा ये, ठीक है। अब मैंने क्या करना है नेक्स्ट काम कि इन दोनों चीज़ों का बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल के लिए हमने थ्योरी में रीड आउट कर लिया हुआ है कि बाय कंडीशनल जब भी होगा तो आपने ये देखना है कि जब भी दोनों की वैल्यूज़ ट्रू और दोनों की वैल्यूज़ फॉल्स होंगी तो उसका जवाब ट्रू आएगा, अदरवाइज़ फॉल्स आएगा। तो फिर से इसको समझ लें, ये इसका और इसका मैंने क्या लेना है बाय कंडीशनल। तो कैसे लूँगा, दोनों अगर ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, दोनों अगर फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा, और दरमियान में देखें ये एक ट्रू एक फॉल्स है तो इसका फॉल्स आएगा। तो बाय कंडीशनल के लिए याद क्या करना है, 2 ट्रू या 2 फॉल्स, दोनों सूरतों में ट्रू जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ, गिव 2 एग्जांपल्स। तो हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट बयान करना है और उसके बाद उसकी 2 एग्जांपल्स भी देनी है, फिर प्रूफ लिखना है उसकी डेफिनेशन, और फिर उसकी भी 2 एग्जांपल्स देनी है। बहरहाल पहले मैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की डेफिनेशन तैयार कर लेता हूँ। अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज़ आइदर ट्रू और फॉल्स। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि या तो दुरुस्त हो सकता है या गलत हो सकता है। इसकी एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेंगे। 2 एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ लिखी है वो है द सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ इवन। 2 नंबर ले लें इवन, ठीक है, उनको प्लस करें तो जवाब क्या आएगा, इवन। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो दोनों एग्जांपल्स लिए हैं ये ट्रू वाली हैं, फॉल्स वाली भी हो सकती है, बहरहाल मैंने यहाँ पे दोनों ट्रू वाली ली हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल प्रूफ की हेडिंग बना लेनी है। अ प्रूफ इज़ अ स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस। प्रूफ क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है दैट शोज़ वाई अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, जो हमें ये बता देता है, जो हमें ये साबित कर देता है कि जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ना, ये जो भी हमने पढ़ी है, जो ट्रू या फॉल्स होती है वो क्यों दुरुस्त होती है।
यूजिंग, और इसमें हम सहारा किसका लेते हैं, डेफिनेशंस का, एक्सियम्स का एंड थ्योरम्स का। जो पहले से तस्लीम शुदा थ्योरम्स हैं, डेफिनेशंस हैं और एक्सियम्स हैं, उनका इस्तेमाल करके हम किसी और स्टेटमेंट को ट्रू साबित करते हैं, दुरुस्त साबित करते हैं। ये मैथमेटिकल प्रूफ होता है। इसकी एग्जांपल एक ले लेते हैं अब हम लोग। फॉर एग्जांपल एक हम ले रहे हैं, स्टेटमेंट है हमारे पास, सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन। दो ऑड नंबर लिए जाएं, उनको जमा किया जाए तो जवाब क्या आएगा, इवन। साबित करके बताना है, प्रूफ हम लिख लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी ऑड नंबर। मान ले एक्स और वाई दो ऑड नंबर्स हैं, तो वो उनको हम किस तरह लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू 2k+1, वाई इज इक्वल टू 2n+1। यहाँ पे k और n जो है ना, इनका ताल्लुक इंटीजर से है। तो जब भी ऑड नंबर लेते हैं ना, उसमें +1 हम लाजमी लिखते हैं, क्योंकि ये ऑड की निशानी होती है। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, एडिंग बोथ नंबर्स। तो ये x + y हो जाएगा 2k+1, ये x की कीमत आ गई, प्लस y की कीमत 2n+1। तो ब्रैकेट मैंने रिमूव कर दिए, 2k ये आ गया, 2n ये आ गया, और 1 + 1 कितना होता है, 2। इन तीनों रकमों में से 2 कॉमन ले लें, तो ये आ जाता है k + n + 1। तो यहाँ मैंने लिख लिया कि ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, k + n + 1, ये एक और नंबर है जिसको हम लेट कर लेते हैं m, उसके बराबर है, और m का ताल्लुक भी इंटीजर से है। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया m, तो ये बन गया 2m। अब 2m जो है वो रिप्रेजेंट करता है इवन नंबर को। देखिए m के पीछे कौन सा नंबर है, 2, मतलब ये ऐसा नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है ना, इसलिए। तो ये इवन नंबर बन गया, यानी x + y, x भी ऑड y भी ऑड था, शुरू में हमने कहा था, लेकिन इनका सम, इनको ऐड किया तो क्या आया, इवन। तो मैं यहाँ लिख दूंगा देयरफॉर x + y इज़ एन इवन नंबर। तो x + y क्या हो गया, इवन नंबर, ये हमने साबित कर दिया। तो इस तरह हम प्रूव करते हैं। अब आते हैं दूसरी एग्जांपल पे। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, स्टेटमेंट इफ़ अ नंबर इज़ इवन। अगर हमारे पास कोई नंबर इवन है, देन इट्स स्क्वायर इज़ ऑल्सो इवन। तो उसका स्क्वायर अगर लिया जाएगा तब भी वो इवन ही आएगा। तो लेट कर लेते हैं एक्स बी एन इवन नंबर। हम मान लेते हैं कि एक्स एक इवन नंबर है, तो एक्स को लिखेंगे किस तरह, किस अंदाज में लिख सकते हैं, 2k, इसमें +1 नहीं करना, +1 ऑड नंबर के लिए करते हैं। तो ये आ गया 2k, ये इवन नंबर है, और k का ताल्लुक किससे, इंटीजर से। अब मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, ये हो गया x का स्क्वायर x स्क्वायर, और इधर 2k का होल स्क्वायर बन गया 4k स्क्वायर। तो सिंस 4k स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, 4k स्क्वायर को हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब वो उस पर डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब ये वाली साइड अगर 2 पे डिवाइड हो सकती है, तो ये भी साइड 2 पे डिवाइड हो सकती है, यानी ये भी इवन हुआ। ये अगर इवन है, 2 पे डिवाइड हो सकता है, तो ये वाली साइड भी 2 पे डिवाइड हो सकती है, और ये भी क्या होगी, ये इवन है तो ये भी इवन होगी। तो एक्स स्क्वायर इज़ इवन, दस द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो ये हमने ये भी साबित कर दिया कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो एक्सियम और थ्योरम के दरमियान का फ़र्क हमने बताना है, फिर उसकी मिसालें भी देनी है। तो पहले एक्सियम की हेडिंग बना ले। एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। एक्सियम क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट वी बिलीव टू बी ट्रू, जो कि दुरुस्त मानी जाती है, तस्लीम की जाती है, विदाउट एनी एविडेंस, बगैर किसी दलाइल के, सबूत के, और रिक्वायरिंग एनी प्रूफ, और जिसके लिए कोई हमें दलाइल की ज़रूरत भी नहीं होती, यानी इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही दुरुस्त होती है। मिसाल के तौर पे, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, उसमें से हम जितनी मर्जी चाहे लाइनें गुजार सकते हैं। दूसरी एग्जांपल है, थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। अगर हमारे पास 2 नुक्ते हैं, देयर इज़ एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन, तो उससे हम एक लाइन बना सकते हैं। ये दोनों एक्सियम्स हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम। थ्योरम की डेफिनेशन है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नोन फैक्ट्स। तो थ्योरम क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट है दैट हैज़ बीन प्रूव ट्रू, जिसको हमने साबित कर दिया दुरुस्त, लेकिन उसके लिए हमने सहारा लिया है। किसका लिया है, प्रीवियसली नोन फैक्ट्स, जो पिछली हमने तस्लीम शुदा जो हमारे पास फैक्ट्स थे, जो हमारे पास एक्सियम्स थे, उनका सहारा लेके हमने इसको साबित किया कि ये ट्रू है। तो एग्जांपल्स हमारे पास इसकी हैं, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180। एक ट्राइंगल में जो कुल एंगल, जो एंगल्स हैं, उनका अगर सम लिया जाए, जमा किया जाए, तो 180 के बराबर आते हैं। ये थ्योरम है। देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी सी विच सेटिस्फाई द इक्वेशन a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस इज इक्वल टू c की पावर n। तो हमारे पास कोई ऐसे 3 पॉजिटिव इंटीजर्स a b c नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें।
लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि जो n है उसका ताल्लुक, ये जो पावर में n है ना, ये नेचुरल नंबर से होना चाहिए और 2 से ग्रेटर होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे n की जगह 2 रखेंगे तो आंसर दोनों तरफ का बराबर आ जाएगा। तो हमने 2 से बड़े नंबर लेने हैं। अब 2 से जितने मर्जी बड़े नंबर ले लें, कभी भी इस दोनों साइड का जवाब जो है ना वो सेम नहीं आएगा। बहरहाल ये थ्योरम की 2 एग्जांपल्स आ गई, 2 हमने ऊपर एक्सियम्स की भी एग्जांपल स्टडी कर ली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। ये जो हम प्रूफ करते हैं, जिसमें हम किसी स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित करते हैं, उसमें लॉजिकल रीजनिंग का कितना किरदार है, क्या अहमियत है। गिव एन एग्जाम्पल टू इलिस्ट्रेट योर पॉइंट, और फिर हमने एक मिसाल भी देनी है ताकि हमारे पॉइंट को जो है वो जस्टिफाई करे। तो लॉजिकल रीजनिंग इज़ एसेंशियल इन मैथमेटिकल प्रूफ्स। लॉजिकल रीजनिंग क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैथमेटिकल प्रूफ्स में, बिकॉज इट इंश्योर्स दैट कंक्लूजन्स आर वैलिड, कंसिस्टेंट एंड यूनिवर्सली ट्रू। असल में लॉजिकल रीजनिंग जो है वो हमें ये चीज़ इंश्योर करती है कि जो हमारा कंक्लूजन हुआ है, जो हमारा एंड आया है प्रूफ का, वो वैलिड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, और वो फिर तस्लीम भी होना चाहिए पूरे दुनिया में। उसके लिए हमें जब भी लॉजिकल रीजनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रूफ्स में, हम वो करते हैं ताकि हमारी जो उस प्रूफ की जो दलाइल हैं, उसमें जो हमारा रिज़ल्ट है वो वैलिड होना चाहिए, वो दुरुस्त होना चाहिए। और ये नहीं कि सिर्फ वो एक कंट्री में, बल्कि पूरी दुनिया में उसको तस्लीम किया जाए कि वो दुरुस्त है। आगे हम ये लिखेंगे, इट हेल्प्स अवॉइड्स एरर, गारंटीज करेक्टनेस एंड अलाउज डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरम्स। अच्छा, अब जब प्रूफ को हमने लॉजिकल रीजनिंग की मदद से उसको हमने वैलिड करवा लिया है, तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एरर्स हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, और हमारे जो थ्योरम में जो प्रूफ में जो करेक्टनेस है यानी दुरुस्तगी है, वो हमारे पास 100% हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे न्यू थ्योरम्स है यानी जो नए थ्योरम, वो भी मज़ीद डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल हमने देनी है, जाहिर सी बात है हमने ये साबित करना है कि वाकई ही जो है प्रूफ अगर किया जाए लॉजिकल रीजनिंग की मदद से तो उसका फ़ायदा हमें होता है। तो हमने एक एग्जांपल ली है, स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन। अब ये वही एग्जांपल है जो पीछे भी हमने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन अब फिर से इसको यहाँ पे हमने इस सवाल में एग्जांपल देनी है। तो ये वही एग्जांपल है, x को लेट कर लिया 2k+1 और y को लेट कर लिया 2n+1, क्योंकि ऑड नंबर है ना। और यहाँ पे ये भी लिख दें कि k का ताल्लुक किससे है, इंटीजर से, और n का ताल्लुक भी किससे, इंटीजर से। अब मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है इसको लेट कर ले m के बराबर, यानी एक और तीसरा नंबर ले लें, उसमें उसके बराबर लेट कर लें, और ये जो m है ना इसका ताल्लुक भी किससे, इंटीजर से ही है। तो यहाँ पे अब उसके बाद हमने क्या करना है कि इस ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया m, तो ये आ गया x + y = 2m। तो ये दोनों ऑड नंबर थे, x और y ऊपर हमने लेट किया था, लेकिन इनका सम इवन नंबर आ रहा है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन, जिसको हमने प्रूफ किया है और ये ट्रू साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडिकेट वेदर इट इज़ एन एक्सियम, कंजक्चर एंड और थ्योरम एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। साबित करना है जो हमें नीचे स्टेटमेंट्स दी गई हैं वो आया एक्सियम है, कंजक्चर है या थ्योरम है, और फिर इसकी रीज़न भी देनी है कि ये आया क्यों एक्सियम, कंजक्चर और थ्योरम है। तो पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है, देयर इज़ एग्जैक्टली 1 स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ एक सीधी लाइन बनती है। तो ये क्या है, ये एक्सियम है, यानी ये पहले से ही ट्रू है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो रीज़न इसकी हम लिख लेते हैं, इट इज़ द फंडामेंटल पार्ट इन यूक्लिडियन ज्योमेट्री, कि ये बुनियादी हिस्सा है यूक्लिडियन ज्योमेट्री का। पार्ट नंबर 2 है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। तो ये हमारे पास एक और स्टेटमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी इवन नंबर, हर इवन नंबर जो कि ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा है, कैन बी रिटन एज, उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर के सम के बराबर। तो ये क्या है, ये कंजक्चर है, और ये हमने थ्योरी में पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि इट इज़ दी गोल्डबैक्स कंजक्चर। ये गोल्डबैक्स कंजक्चर है, इट हैज़ नॉट बीन प्रूव ट्रू। ये वैसे तो दुरुस्त है लेकिन इसको साबित नहीं किया गया, बिलीव किया गया, यकीन है कि ये दुरुस्त है, लेकिन इसको अभी तक साबित नहीं कर पाए कि ये दुरुस्त है। अगला है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़ 180।
एक ट्राइंगल के जो अंदर जाविये हैं उनको अगर जमा किया जाए, एंगल्स को प्लस किया जाए तो 180 के बराबर आता है। तो ये क्या है, ये थ्योरम है और ये ट्रू भी है और इसको हमने प्रूव भी किया हुआ है। रीजनिंग इसके लिख लें, इट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू यूजिंग यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो इसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री के इस्तेमाल से इसको हमने दुरुस्त भी साबित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर्मुलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। तो हमने जो है ये नीचे हमारे पास कुछ डिडक्टिव प्रूफ्स हैं जिनको हमने जो है वो हल करके तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। पहला है, प्रूव दैट x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। तो लेकिन यहाँ पे हमने जो है इसको तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। उससे पहले आप हेडिंग बना लें डिडक्टिव प्रूफ की और यहाँ लिख लें LHS। LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, इज इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। अब यहाँ पे देखें ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर है। जब किसी रकम के ऊपर स्क्वायर हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी 2 दफ़ा लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 और ये प्लस 9 साथ आ गया। इसकी रीज़न आप लिख लें कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर जमा हो जाती है, तो उसको हम लिख लेंगे x की पावर m प्लस n। तो ये इसकी रीज़न है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट की पहली रकम और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखेंगे, फिर पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत लिखेंगे और उसके आगे दूसरी ब्रैकेट फिर से पूरी उससे मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट में प्लस 9। इसको हम कहते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ। फिर उसके बाद हम अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 4 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 और आगे है प्लस 9। x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें ये है x इंटू 4 और ये है 4 इंटू एक्स। तो ये सिर्फ क्या है कि असल में चीज़ तो सेम है लेकिन जगह जो है उसमें x पहले आ रहा है और उसमें 4 पहले आ रहा है। तो ये हमने पढ़ा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में ये होता है कि अगर जगह आगे पीछे भी हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो x इंटू 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू एक्स। तो ये कम्यूटेटिव लॉ की मदद से हमने किया है। बाकी तमाम चीज़ें ऐसे लिख दी हैं, 4 इंटू 4 16, ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे इन दोनों रकमों में x हमने क्या ले लिया है, वो कॉमन ले लिया है। तो यह आ जाता है 4, ये माइनस माइनस सेंटर में क्या आ गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये साथ में 4 आ गया। तो x इनमें से कॉमन लेके हमने ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 4 लिखा है। इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। बहरहाल 4 प्लस 4 होता है 8, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस 9 होता है 25। तो यही देखें, यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, प्रूव दैट x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी हमने पिछले सवाल में भी किया था कि अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर हो तो उसको 2 दफ़ा लिख लें। इसी तरह इस ब्रैकेट के ऊपर भी स्क्वायर है, इसको भी 2 दफ़ा लिख लें और इसकी रीज़न लिख लें कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज़ इक्वल टू एक्स की पावर m प्लस n। बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर ऐड हो जाती है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो पहली ब्रैकेट की पहली रकम आगे दूसरी ब्रैकेट प्लस पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी प्लस 1 और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। ये अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये लिखा x और इसके आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी माइनस 1 और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी और इसको एक बड़ी ब्रैकेट लगा ले। नेक्स्ट x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 आगे माइनस फिर बड़ी ब्रैकेट डाली, x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1 टाइम्स, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए x इंटू एक्स होता है एक्स स्क्वायर प्लस ये है x इंटू 1 और ये है 1 इंटू एक्स। फिर से कम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे, ये 1 पहले आ जाएगा x बाद में ताकि ये दोनों चीज़ें सेम हो जाए। फिर 1 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भी x इंटू 1 को हम लिख लेंगे 1 इंटू एक्स क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से कर रहे हैं हम। तो यह आता है 1 इंटू एक्स ऐसे ही और फिर 1 इंटू 1 1। अब मैं ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ये दोनों x जो है इसमें से टर्म्स में से कॉमन लेके
बाकी लिख लेंगे 1+1। इसी तरह इन दो ब्रैकेट्स में से भी x कॉमन लेंगे तो ये आ जाता है, ये तो माइनस बाहर आएगा 1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अब ये जो 1+1 2 होता है, यहाँ पे भी 1+1 2 होता है। ये जो बड़ी ब्रैकेट है अब हम खोल देंगे और साइन पढ़ लेंगे। तो ये x² + 2x+1 ऐसे लिखेंगे, आगे माइनस x² माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि ये जो x² वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लें, 2x वाली जो x वाली टर्म्स हैं उनको इकट्ठा लिख लें और फिर जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको इकट्ठा लिख लें। तो यहाँ पे x² कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा ये कैंसिलेशन लॉ की मदद से। बाकी हमारे पास रह जाएगा 2x + 2x, ये हो जाता है 4x और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। पार्ट नंबर 3 है प्रूव दैट x + 5 का होल स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। सेम पार्ट नंबर 2 की तरह, सिर्फ उसने 1 की जगह यहाँ पे 5 लगा दिया। काम सारा उसी तरह करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लें पहले, x + 5 का स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर। जब भी स्क्वायर हो तो उसको हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो इसको भी 2 दफ़ा। अब मल्टीप्लाई करना है, पहली ब्रैकेट की पहली रकम आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, प्लस पहली ब्रैकेट की दूसरी रकम साइन समेत यानी +5 और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी। ये माइनस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ये पहली ब्रैकेट की पहली टर्म x और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लिख लें, -5 यानी पहली ब्रैकेट की दूसरी टर्म साइन समेत और आगे दूसरी ब्रैकेट पूरी, और इसको बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर लें, बॉक्स ब्रैकेट में। अब मल्टीप्लाई करें, x × x प्लस x × 5 प्लस 5 × x प्लस 5 × 5 माइनस बड़ी ब्रैकेट डालें, x × x माइनस x × 5 माइनस 5 × x माइनस माइनस प्लस 5 × 5। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे x को x से करेंगे तो x² आ जाएगा, और अब इसकी जगह चेंज करें, x को और 5 की जगह चेंज करें तो ये आ जाता है 5 × x और ये भी है 5 × x, 5 5 टाइम्स 25। फिर इन दोनों की भी जगह चेंज करें, 5 × x 5 × x और 5 5 टाइम्स 25। अब ये हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x ब्रैकेट में आ जाएगा 5 + 5, इधर से भी हम x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में 5 + 5। तो ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास 5 + 5 दोनों तरफ ब्रैकेट में आ गया। 5 + 5 10 होता है, इधर भी 5 + 5 10। और यहाँ पे अगर हम ये बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन पढ़ेंगे, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अब ये x² वाली टर्म्स इकट्ठी लिख लें, नंबर्स इकट्ठे लिख लें, कांस्टेंट जो है, और x वाली रकम इकट्ठी। x² से कैंसिल, 25 25 से कैंसिल, इसकी वजह लिख लीजिएगा कैंसिलेशन लो। तो 10 + 10 कितना होता है 20, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 है प्रूव द फॉलोइंग जस्टिफाइंग ईच स्टेप। हमने नीचे दिए गए सवालों को जो है प्रूव करना है और उसके स्टेप्स को हमने जस्टिफाई भी करना है, यानी उसकी वजह भी बतानी है। तो पहला सवाल है 4 + 16x/4 इज इक्वल टू 1 + 4x। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें, 4 + 16x/4, और इसमें सबसे पहले क्या करें कि ये जो नीचे 4 है ना इसको सेपरेट कर लें और इसको लिख लें 1/4 इंटू, और ऊपर 4 + 16 को ब्रैकेट में कर लें। फिर उसके रीज़न लिख लें, a/b को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/b × a। नेक्स्ट स्टेप है 1/4 साइड पे रहेगा, इंटू हम लिख सकते हैं 4 को ना इस तरह 4 × 1 प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 ब्रेक करके। तो यहाँ पे लिख लें इसकी वजह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट 1/4 पीछे रहेगा और इन दोनों टर्म्स में से हम 4 जो है वो कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ये देखें 4 × 1 में से 4 बाहर चला गया, 1 अंदर, प्लस 4 × 4x में से ये 4 बाहर चला गया तो बाकी 4x अंदर रह जाएगा। इसकी रीज़न हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट हमने क्या करना है, देखें ये जो 1/4 × 4 इसको एक ब्रैकेट में कर लें और ये जो 1 + 4x है इसको एक ही ब्रैकेट में रहने दें। ये एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में ये होता है कि 3 रकमें अगर हो ना तो उनकी ब्रैकेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 इस 4 से कट गया, ठीक है। उसकी वजह क्या है, देखें 1/4 × 4 सेम नंबर है ना ऊपर नीचे, तो ये कट जाता है। ये है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की वजह से। तो इसका जवाब क्या आता है 1 कटिंग के बाद, और ये साथ में ब्रैकेट है 1 + 4x। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आती है, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। रीज़न लिख लें और ये हमारी राइट हैंड साइड का जवाब आ गया। पार्ट नंबर 2 है 6x² + 18x/3x² - 27 इज इक्वल टू 2x/x - 3। तो इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और ऊपर 6x² है, x² को हम लिख सकते हैं x × x प्लस 18x को हम लिख सकते हैं 6x × 3। 6 3 टाइम्स 18 होता है, तो ये नंबर को मैंने ब्रेक कर दिया साथ में x। अब ये देखें और नीचे 3x² - 27 को हम लिख लेंगे 3 × 9,
ऊपर से हमने 6x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3, नीचे हमने 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 9। नीचे जो x स्क्वायर माइनस 9 है अलजेब्रा की एक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, वो हम अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाएंगी x प्लस 3 x माइनस 3, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये देखिए इसमें जो 6 था ना, जो ऊपर 6x, उसको भी हमने मज़ीद ब्रेक किया, 3 इंटू 2, 3 2 टाइम्स 6 होता है ना, तो उसको ब्रेक कर लिया। बहरहाल ये 3 इस 3 से कट गया, ये x प्लस 3 से कट गया क्योंकि कैंसलेशन लो है। बाकी हमारे पास ऊपर रह जाता है 2x और नीचे आ जाता है x माइनस 3, और यही हमने प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 3 है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ओवर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 5। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, ऊपर हमें फैक्टराइज करना है, यानी फैक्टराइजिंग करनी है ऊपर भी और नीचे भी। तो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 10 है और प्लस माइनस करें तो 7 है, तो 5 2 टाइम्स 10 होता है और 5 में अगर 2 प्लस करें तो 7 भी आता है। तो सेंटर वाली टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया 7x को 5 प्लस 2 में, तो ये फैक्टराइजेशन होगी ऊपर। नीचे हमारे पास उसी तरह फैक्टराइजेशन करनी है, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें माइनस 10 है और प्लस माइनस करें तो माइनस 3 है। तो वो दो नंबर कौन से, 5 और 2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया माइनस 5 प्लस 2। मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया भी था कि जब भी फैक्टराइजेशन करते हैं तो जो यहाँ पे सेंटर वाली टर्म के साथ साइन हो ना, वो जो दो नंबर हमने सोचे हैं ना, इसको जो ब्रेक किया है, उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ यही साइन लगाना है। बाकी दूसरे के साथ जो साइन लगाना है उसके लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। जैसे माइनस 5 है तो उसमें 2 प्लस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, अगर माइनस 2 कर देंगे तो माइनस 7 आएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए। बहरहाल नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, आगे 5x 2x और 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5। नीचे है फिर से एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स, 5x 2x और 10 को ब्रेक कर ले 2 इंटू 5। तो अब पहली दो टर्म्स में से हमने x कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 5, और अगली दो टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 5। नीचे भी x कॉमन लिया, पहली दो टर्म्स में से ब्रैकेट में आ गया x माइनस 5, और अगली दो टर्म्स में से हमने प्लस 2 कॉमन लिया, तो ये आ जाएगा x माइनस 5। ऊपर हमारी जो दो टर्म्स है ना, ब्रैकेट में चेक करें, x प्लस 5 ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और जो बाहर लिखा हुआ है x प्लस 2 उसको एक ब्रैकेट में कर लें। इसी तरह नीचे देखें x माइनस 5 की जो दो ब्रैकेट्स हैं वो सेम है, उसको एक दफ़ा लिखें, और जो बाहर लिखा है ना x प्लस 2 उसको एक ब्रैकेट में कर लें। अब ऊपर नीचे x प्लस 2 की ब्रैकेट सेम है, उसको हम कट कर लेंगे कैंसलेशन लॉ की मदद से, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5 ओवर x माइनस 5, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सपोज x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ ऑड देन 9x प्लस 4 इज़ ऑड। तो हमें कहा गया है कि x एक इंटीजर है और वो ऑड है, हमने साबित करना है कि 9x प्लस 4 भी क्या है, ऑड। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करेंगे, उसमें हम यहाँ लिख लेते हैं लेट x इज़ एन ऑड इंटीजर, कि x क्या है, एक ऑड इंटीजर। ये हमें सवाल में ऊपर उसने कहा है कि x इंटीजर भी है और ऑड भी है, तो वैसे ही लिखा है कि ये ऑड इंटीजर है। तो x को हम किस तरह लिखेंगे, किस शेप में, 2k प्लस 1, ये हमने पीछे भी पढ़ा है, तो k का ताल्लुक इंटीजर से है। अब हमने साबित क्या करना है कि 9x प्लस 4 जो है वो भी ऑड है, उसके लिए मैंने लिख लिया 9x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, x की जगह ये इसकी कीमत लिख लें 2k प्लस 1 और बाहर प्लस 4। अब 9 को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, 9 इंटू 2k 18 के, 9 1 टाइम्स 9 और साथ में प्लस 4, तो 18 के ऐसे ही आ गया, 9 प्लस 4 होता है 13। तो ये देखें, अब हम इसको लिखेंगे कि सिंस 18k इज़ इवन। अगर हम गौर करें कि इस जो हमारे पास रकम आई ना 18k जो है वो इवन है, ये वाली रकम, और उसकी वजह क्या है वो हमने मज़ीद आगे लिखा है कि एज़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, 18 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, टेबल में आता है, इसलिए 18k क्या है, इवन है। लेकिन 13 क्या है, इज़ ऑड, एंड 13 इज़ ऑड। तो अब हम इसका फाइनल क्या लिखने लगे, द सम, इसका मतलब ये जो इन दोनों चीज़ों का सम है, ये इवन है, ये ऑड है, तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑड, क्योंकि इवन में ऑड अगर जमा किया जाए तो जवाब ऑड ही आएगा हमेशा। दस इफ़ x इज़ ऑड, अगर x ऑड है देन 9x प्लस 4 इज़ ऑड, तो फिर 9x प्लस 4 भी क्या हुआ, वो ऑड आया हमारे पास। 11वां सवाल है, सपोज x इज़ एन इंटीजर, मान ले x एक इंटीजर है एंड x इज़ ऑड, और x क्या है, वो ऑड है।
देन 7x प्लस 5 इज़ इवन। तो फिर हमने साबित करना है कि 7x प्लस 5 क्या होगा, वो इवन होगा। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट x बी एन ऑड इंटीजर। ये हमें सवाल में दिया हुआ है कि इंटीजर भी और ऑड भी है, तो मैं लिख लूँगा ऑड इंटीजर। अब इसको किस तरह लिखेंगे, किस अंदाज में, x इज़ इक्वल टू 2k प्लस 1 और k का ताल्लुक इंटीजर से है। तो अब मुझे साबित करना है कि 7x प्लस 5 जो है वो इवन है, तो मैं लिख लूँगा 7x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 7, x की जगह लिखूँगा 2k प्लस 1 और आगे क्या है बाहर प्लस 5। 7 को मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट में, 7 2 टाइम्स 14 के, 7 1 टाइम्स 7 और आगे क्या है प्लस 5, तो ये आ जाता है 14 के प्लस 12। तो अब यहाँ पे हमें कुछ लाइंस लिखनी है ताकि साबित कर दें कि ये जो हमारे पास आंसर है ये इवन है। उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस 14 के इज़ इवन। ये देखें ये 14 के इवन है, उसकी वजह क्या है, 14 जो है वो 2 के टेबल में आता है इसलिए। एंड 12 इज़ ऑल्सो इवन, और 12 भी इवन है, जाहिर सी बात है क्योंकि 12 भी 2 के टेबल में आता है। सो देयर सम इज़ इवन, यानी ये भी इवन ये भी इवन, इवन में इवन प्लस करेंगे तो इवन ही आएगा। तो ये सारा हमारे पास इवन आ गया। 10 इफ़ x इज़ ऑड, सवाल में जैसे उसने कहा था कि x ऑड है, इसका मतलब 7x प्लस 5, लेकिन हमारे पास क्या आया, इवन आया। ये हमने प्रूफ कर दिया। 12वां सवाल है प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने साबित करनी है, नीचे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर, अगर x एक ऑड इंटीजर है, देन शो दैट, फिर साबित करें कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज़ ऑड। तो फिर ये स्टेटमेंट भी क्या हुई, ऑड, उसको साबित करना है। सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं, उसमें हम पहले लिख लेंगे कि लेट x बी एन ऑड इंटीजर। ये हमें सवाल में गिवन है स्टेटमेंट में, तो ये हमने लिख लिया x इज़ एन ऑड इंटीजर। तो इसको लिखेंगे किस तरह, 2k प्लस 1 की शक्ल में। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी ऑड नंबर होना तो उसको हम इसी शेप में लिखते हैं। अब हमने साबित ये करना है कि ये जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है ये ऑड है, तो मैं इसको लिख लूँगा, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 2k प्लस 1 रख दूँगा। x स्क्वायर है तो यहाँ लिख दूँगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, x की जगह 2k प्लस 1 और बाहर क्या है हमारे पास प्लस 6, तो ये मैंने लिख दिया प्लस 6। अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं और इस 4 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जो हमारे पास इससे पिछली लाइन जो मैंने आपको बताई थी उसमें 4 था, 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना था, तो ये आ गया -8 के -4 और आगे है +6 जो कि बाहर में लास्ट टर्म थी हमारी। 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4, 4 1 टाइम्स 4k और 1 का स्क्वायर 1, बाहर हमारे पास है -8k -4 और +6। तो 4k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो k वाली टर्म्स है -8k और +4k ये हल हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा -4k। इसी तरह 6 में से 4 माइनस करें 2 और 2 में 1 प्लस करें तो 3। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स आ गई, 4k स्क्वायर -4k प्लस 3, और इन दो टर्म्स में से हमने 2 कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में आ गया 2k स्क्वायर -2k। अब हमने ये 2 जो है ना ये एक हिकमत अमली के तहत जो है ना कॉमन लिया है। उसकी वजह ये है कि इस ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है 2, और ये चीज़ हमें ये साबित करिए कि ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है और ये जो पूरी रकम है ये 2 का मल्टीपल है यानी इवन है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सिंस ये जो रकम है सारी ये इवन है एंड 3 इज़ ऑड, ये सारी चीज़ इवन है और 3 क्या है ऑड है, तो दो चीज़ें एक इवन एक ऑड, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो सम हमेशा इवन का और ऑड का ऑड ही आएगा। इस तरह हमने साबित कर दिया 10x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज़ ऑड। तो हमने साबित कर दिया कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 क्या है, ऑड है, और ये तब हुआ कि जब x जो था वो ऑड था। बी वाला पार्ट है इफ़ x इज़ एन इवन इंटीजर। मान लें कि x एक इवन इंटीजर है तो साबित करें देन शो दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज़ इवन। अब इस दफ़ा हमने साबित करना है कि ये इवन है। तो सबसे पहले प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के स्टार्ट में लेट कर लें x क्या है, इवन इंटीजर, जैसे हमें स्टेटमेंट में गिवन है। लेकिन अब ये इवन है तो इसको लिखेंगे कैसे, हमने इसको पढ़ा हुआ है कि क्योंकि ये इवन है तो उसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2k। इसमें +1 नहीं करना, इवन में सिर्फ आपने 2 और एक लेटर जो है ना जो आपने लेट किया हुआ है वो लिख लेना साथ, उसमें 1 प्लस नहीं करना। 1 उसमें प्लस करते जब ऑड इंटीजर हो, तो k का ताल्लुक इंटीजर से है तो x इज इक्वल टू 2k ये हमने लेट कर लिया। सवाल ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये लिखा, और जहाँ जहाँ इस सवाल में x आ रहा है उसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे 2k। x स्क्वायर है तो 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की जगह 2k प्लस 4।
2k का स्क्वायर होता है 4k स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 4k और बाद में है 4। इन तीनों रकमों में 2 कॉमन ले लें। अब 2 ही कॉमन इसलिए लिया है ताकि हम साबित करना चाहते हैं कि ये सारी रकम क्या है, इवन है। 2 कॉमन लिया, ये आ गया 2k स्क्वायर प्लस 2k और 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स। तो अब ये जो पूरी ब्रैकेट है इसके पीछे कौन सा नंबर है, 2। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे 2 है या 2 का कोई ऐसा नंबर है जो 2 के टेबल में आता है तो हम उसको कहते हैं कि ये इवन है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंस दिस इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 के टेबल में आता है, तो ये इवन है। और एंड हम लिख लेंगे 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 जो हमें सवाल दिया हुआ था कि साबित करो ये इवन है, तो ये हमने साबित कर दिया, इट इज़ इवन व्हेन x इज़ इवन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स a एंड b, तो हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट्स है और साबित करना है कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो a और b का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये बराबर आएगा अगर हम इनफरादी a और b का कॉम्प्लीमेंट लें और बाद में उस आंसर का यूनियन ले लें। बहरहाल इसको हमने साबित करना है लॉजिक की मदद से। तो हम क्या करते हैं, पहले ये देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, इसका एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं क्योंकि नॉन एम्प्टी है ना तो जाहिर सी बात इसमें कोई ना कोई तो एलिमेंट होगा। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि x इसमें बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b के होल कॉम्प्लीमेंट में। अच्छा, अगर कोई चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है ना तो वो उसके बगैर कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग नहीं करेगा। यानी देखिए a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट में क्या आ रहा है, x मौजूद है। तो जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट रिमूव करूँगा ना तो x उसमें नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जो चीज़ होती है ना वो अगर कॉम्प्लीमेंट ना लिया जाए तो उसमें नहीं होती। तो अब x जो है वो a इंटरसेक्शन b में मौजूद नहीं है, डज़ नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। तो इसका मतलब ये हुआ इंटरसेक्शन में आपको पता है ना कॉमन होते हैं, तो अगर x a में नहीं है, a इंटरसेक्शन b में नहीं है, इसका मतलब ना x a में है ना x b में है। तो ये मैंने लिख दिया x डज़ नॉट बिलोंग टू a एंड x डज़ नॉट बिलोंग्स टू b। अच्छा, अब अगर x a में नहीं है इसका मतलब फिर a के कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट में होती है वो बगैर कॉम्प्लीमेंट में नहीं होती। तो अब हम कह रहे हैं कि x जो है वो a में नहीं है तो फिर इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो मैंने लिख लिया x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह x जो है वो b में नहीं है तो फिर इसका मतलब वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो हम लिख लेंगे x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो अब x जो है वो a के भी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है और b के भी कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट में आ रहा है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि x जो है ना वो बिलोंग करता है a और b कॉम्प्लीमेंट के यूनियन, दोनों को अगर मिला लिया जाए तो उसमें भी जाहिर सी बात है आएगा, क्योंकि x a कॉम्प्लीमेंट में भी है और b कॉम्प्लीमेंट में भी है तो इनके यूनियन में भी आएगा। तो अब हमने देखें, स्टार्टिंग फिर से चेक करें, मैंने एलिमेंट लिया था इसमें x लिया था, लेकिन आगे चल के वो एलिमेंट किस में निकला है, वो राइट हैंड साइड में आ गया। यानी x लिया था इधर से और साबित किया कि वो इसमें भी मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमने एक काम कर लिया है, वो ये है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट बना दिया कि ये साइड इस साइड की सबसेट है। ये हमने इसको कह लिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखी है वो मैं बता दूं कि बट x इज़ एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी x जो है ना वो एक हमने एक एलिमेंट लिया अपनी मर्ज़ी से लिया था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस सवाल का दूसरा हिस्सा, उसमें क्या करना है। देखें, मैंने पहले लिया था इसमें एलिमेंट और निकाला राइट हैंड साइड में। अब मैं राइट हैंड साइड से एक एलिमेंट लूँगा और उसका ताल्लुक और उसको निकालूंगा लेफ़्ट हैंड साइड में, यानी इधर से एक एलिमेंट लूँगा वो इसमें निकलेगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं लेट कर लेता हूँ एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में से y। ये मैंने कहा कि ये इसको बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब अगर एक एलिमेंट इन दो के यूनियन में बिलोंग करता है मतलब वो इन दोनों को अलग अलग भी बिलोंग करेगा, यानी y जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है और y जो है वो b कॉम्प्लीमेंट में भी हो सकता है। अच्छा, अगर कोई चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में होती है इसका मतलब वो उसके अगर कॉम्प्लीमेंट को रिमूव किया जाए तो उसमें नहीं होगी, तो y डज़ नॉट बिलोंग्स टू है। इसी तरह अगर b कॉम्प्लीमेंट में y मौजूद है तो उसके अगर कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर दें तो उसमें y मौजूद नहीं होगा। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा भी है। अब y a में भी नहीं है और b में भी नहीं है,
इसका मतलब अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूँ ए और बी का, तो जाहिर सी बात है क्योंकि वाई ना ए में है ना बी में, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा। अच्छा, अगर किसी चीज़ के बगैर कॉम्प्लीमेंट में कोई चीज़ ना हो, इसका मतलब कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में वाई नहीं है, तो फिर वाई किस में होगा? इसके कॉम्प्लीमेंट में। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो उसमें वाई आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या साबित किया, देखें, ये मैंने लिया था एक एलिमेंट राइट हैंड साइड से और निकला किस में? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यही ना, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये उसमें निकल आया। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की क्या बन गई? सबसेट। अच्छा, ऊपर हमने अभी क्या बनाया था? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, और नीचे हम कह रहे हैं कि जो इसकी राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड की सबसेट है। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को मिला दें। राइट जो है वो लेफ़्ट का सबसेट है, लेफ़्ट राइट का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर आ गई हैं। फ्रॉम 1 and 2 ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने साबित कर दिया है दोनों साइड्स को एक दूसरे का सबसेट बना के। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड एक्स स्क्वेयर इज लेस देन वाई स्क्वेयर देन एक्स इज लेस देन वाई। तो अगर x और y जो है दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और हमें एक और चीज़ दी है कि x स्क्वेयर जो है वो y स्क्वेयर से छोटा है, तो फिर साबित करें कि x जो है वो y से छोटा होगा। तो प्रूफ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे कि x और y जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अगर पॉजिटिव रियल नंबर है इसका मतलब x भी ग्रेटर देन 0 और y भी ग्रेटर देन 0, क्योंकि पॉजिटिव है। और साथ में हमें ये भी दिया हुआ है ना कि x स्क्वेयर इज़ लेस देन वाई स्क्वेयर, ये भी सवाल में हमें गिवन है। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, तो जैसे ही स्क्वायर रूट लूँगा एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर लेते हैं तो उसके साथ ही एब्सलूट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि एब्सलूट का मतलब यही होता है ना कि एक रकम की दो जो है ना वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हो सकती हैं। यानी अगर x के साथ एब्सलूट, इसका मतलब x जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, y भी क्या हो सकता है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें सवाल में ऊपर क्या गिवन है कि ये क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस x एंड y आर पॉजिटिव, क्योंकि x और y क्या है? पॉजिटिव हैं। वी रिमूव एब्सलूट वैल्यूज़, तो हम ये एब्सलूट के जो निशान है ना, ये जो दो वर्टिकल लाइंस इधर और इधर है, ये हटा देंगे। सो x इज़ लेस देन y, ये हमारे पास साबित हो गया। नीचे हम फिर से लिख लेंगे, सो x इज़ लेस देन y वेन एवर एक्स स्क्वेयर इज़ लेस देन वाई स्क्वेयर फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो x जो है वो y से छोटा आया है जब एक्स स्क्वेयर जो है वाई स्क्वेयर से छोटा था, तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए। तो ये हमने प्रूव कर दिया। 15वां सवाल है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180। तो ये हमने साबित करना है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर जो उसके एंगल्स होते हैं, अगर उनको हम जमा करें, सम करें, तो 180 के बराबर आता है। इसके लिए हमें क्या करना है? कुछ स्टेप्स है उसको फॉलो करते हैं। एक ट्राइंगल बना लें ABC, ठीक है, और एक लाइन खींचें जो कि इस लाइन BC के पैरेलल है, ठीक है, सामने की तरफ ऑपोजिट, और ये A में से गुजर रही है। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल के अंदर है ना, इसको हमने लेबल कर लिया एंगल्स को 1 2 3, और ये जो दो इस लाइन और इस AC लाइन के दरमियान जो एंगल बन रहा है इसको 4 कह दिया, इसको 5 कह दिया। तो ये दो पॉइंट्स हमने लिख लिए कि पहले तो हमने ABC ट्राइंगल बनाया है, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू BC, जो कि BC लाइन के पैरेलल है, सामने साइड पर है, और ये किस में से गुजर रही है? थ्रू A, पासिंग थ्रू A, ये A में से गुजर रही है। अब आते हैं अगले काम पे। तो यहाँ पे जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है डायग्राम के मुताबिक, और एंगल 2 जो है वो 5 के बराबर है। उसकी वजह क्या है? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर हम इस ट्राइंगल के ऊपर गौर करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एंगल और ये वाला एंगल एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ। इसी तरह ये वाला एंगल और ये वाला 2 और 5, 3 और 4, ये अल्टरनेट एंगल है, एक अंदर है और एक बाहर है। ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसलिए 3 जो है 4 के बराबर है और 2 जो है 5 के बराबर। अब हम यहाँ लिख रहे हैं ऑल्सो एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। देखिए वो जो सीधी लाइन थी ना ट्राइंगल के जो ऊपर A में से हमने गुजारी है, उसके लाइन के नीचे 3 एंगल इकट्ठे आ रहे हैं, 5, 1 और 4। इन तीनों को अगर जमा करें तो 180 के बराबर आता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। सीधी लाइन जो होती है ना उसका एंगल कितना होता है? 180, ये हमें पता है। तो अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये जो ऊपर जो दोनों चीज़ें इनका इस्तेमाल कर लेंगे यूजिंग अबव। तो
हम यहाँ पे एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 2, एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3। उसकी वजह क्या है, 4 3 के बराबर है और 5 2 के बराबर है, तो 5 की जगह 2, 4 की जगह 3, 1 एज इट इज़ आ गया और ये 180। तो अब इनकी बस जगह तरतीब चेंज कर दे, 1 पहले लिख लें, 2 और एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये वो 3 एंगल है जो ट्राइंगल के अंदर थे, ठीक है, और तीनों को प्लस किया तो किसके बराबर आए, 180 के। इसका मतलब हमने साबित कर दिया है कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। तमाम एंगल जो होते हैं एक ट्राइंगल के अंदर, उनका अगर सम लिया जाए तो वो 180 के बराबर आता है। आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इफ़ ए बी सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स प्रूव दैट। अगर ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स हैं और नॉन ज़ीरो हैं, यानी ज़ीरो नहीं होंगे वो, तो फिर हमने साबित करना है। पहले ए पार्ट है, ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो पहले हमने इस सवाल में असल में दो हिस्से हैं, पहले इसको लेट करना है और ये साबित करना है, फिर इसको लेट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो इस सवाल में हमें दो काम करने हैं। तो सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ए ओवर बी इज़ इक्वल टू सी ओवर डी, ठीक है, ये मैंने लेट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि ए ओवर बी इंटू 1 इज़ इक्वल टू सी ओवर डी इंटू 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ़र्क तो पड़ता नहीं है ना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे इसकी रीज़न अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख लें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी अगर 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो मल्टीप्लिकेटिव 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, किससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमने क्या किया, इस 1 की जगह हमने लिखा d इंटू 1 ओवर डी, और दूसरी तरफ यहाँ पे इस 1 की जगह लिखा हमने b इंटू 1 ओवर बी। तो अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लिया d 1 टाइम्स d, और नीचे भी क्या है d, इधर b 1 टाइम्स b और नीचे भी b इंटू सी ओवर डी। अब ऊपर वाली चीज़ ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर आ जाता है ए डी और नीचे है बी डी, इधर आ जाता है बी सी ओवर बी डी। अब जो ए डी के नीचे बी डी था ना, उसको हमने इस तरह लिख लिया है ए डी इंटू 1 ओवर बी डी, और इक्वल की दूसरी तरफ बी सी के नीचे जो बी डी था उसको भी लिख लिया 1 ओवर बी डी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों तरफ 1 ओवर बी डी आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा कैंसलेशन लॉ की मदद से। तो ए डी किसके बराबर आ गया, बी सी के। ये हमने एक काम कर लिया है, एक चीज़ प्रूव कर ली है, एक चीज़ को लेट किया, दूसरी चीज़ को प्रूव किया। अब कन्वर्स करना है। कन्वर्स कहते हैं कि अब दूसरी चीज़ को लेट करेंगे और पहली चीज़ प्रूव करेंगे। सपोज कर लें ए डी किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ए डी इंटू 1 ओवर बी डी इज़ इक्वल टू बी सी इंटू 1 ओवर बी डी। तो दोनों साइड को 1 ओवर बी डी से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, ए डी इंटू 1 ओवर बी डी को मैं लिख लेता हूँ 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी। दूसरी तरफ भी मैं यही कर लूँगा, 1 ओवर बी डी को 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी। इसी तरह ए डी और बी सी को अपने ना लाजमन जो है इसमें ब्रैकेट कर लेना है। अब नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी इसकी जगह चेंज कर दें जो ए डी के पास है। तो ये 1 ओवर डी पहले लिख लें, 1 ओवर बी बाद में। ये कौन सी रीज़न है, कम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह ये जो बी सी था ना, इसको मैंने लिख लिया सी बी, सेम ही है ना, यानी है तो बस जगह चेंज किया, तो ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। इस ब्रैकेट को एज इट इज़ लिखा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये डी और 1 ओवर डी इसको इकट्ठा कर लें एक ब्रैकेट में, ए बाहर आ जाएगा और 1 ओवर बी को बाहर कर लें, डी इंटू 1 ओवर डी। ये एसोसिएटिव लॉ है। जब ब्रैकेट की हेरा फेरी करते हैं ना तो उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी तरह b इंटू 1 ओवर बी को हम ब्रैकेट में कर लेंगे, c को बाहर और 1 ओवर डी को बाहर कर लेंगे। तो ये देखें सेम चीज़ है, ऊपर नीचे दरमियान में मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। इसी तरह b इंटू 1 ओवर बी, इसका जवाब भी क्या आ जाएगा, 1, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी रीज़न अगर आपने लिख ली है तो आगे लिख लीजिएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये आ जाता है ए इंटू 1 ओवर बी, सी इंटू 1 ओवर डी। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि ए 1 टाइम्स ए और नीचे क्या है बी इज़ इक्वल टू सी 1 टाइम्स सी और नीचे क्या है डी, और ये हमने प्रूव कर दिया। तो दोनों साइड से हमने प्रूव किया है इस सवाल को। बी पार्ट है ए ओवर बी इंटू सी ओवर डी इज़ इक्वल टू ए सी ओवर बी डी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें a लिखा और ये जो 1 ओवर बी इसको अलग कर लिया, c लिखा और 1 ओवर डी को अलग कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की जगह चेंज कम्यूटेटिव लॉ की मदद से। c इधर आ जाएगा, 1 ओवर बी इधर ले जाए, तो ये हो जाता है ए सी को एक ब्रैकेट कर ले और 1 ओवर बी इंटू 1 ओवर डी को एक ब्रैकेट। ए सी ऐसे ही आ गया, 1 1 टाइम्स 1 और नीचे बी डी।
AC को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाता है AC और नीचे BD, तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया। लास्ट पार्ट है A ओवर B प्लस C ओवर B इज इक्वल टू A प्लस C ओवर B। लेफ्ट हैंड साइड ले लें A ओवर B प्लस C ओवर B, तो A इंटू B को हम लिख लेंगे 1 ओवर B प्लस C इंटू 1 ओवर B, इसको भी लिख लेंगे। इन दोनों चीज़ों में 1 ओवर B कॉमन है, इसको लिख लें इधर, और A प्लस C को एक ब्रैकेट में कर लें। इसकी रीज़न लिख लीजिएगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये, और A प्लस C इंटू 1, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज़ आ जाती है, तो A प्लस C ओवर B ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, और ये हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ जो एक्सरसाइज है 8 चैप्टर नंबर 8 की, ये एक ही एक्सरसाइज थी, कंप्लीट सॉल्व की है। एग्जांपल्स भी जहाँ पे ज़रूरत थी आपको दी है, कुछ थ्योरी की चीज़ें भी थी वो भी समझाई हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।